नमस्कार। कानून की बात, आज हम बात करेंगे कानून की बात में आधी आबादी पर। आधी आबादी जो माँ है, बहन है, बेटी है, जो दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, जिसके बगैर सृजन के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, उनके बारे में बात करेंगे कि जो दुर्गा दुष्टों का नाश करती हैं उनको संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ जाती है। जो सरस्वती ज्ञान की देवी हैं उनको संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ जाती है, उनके लिए कानून क्यों बनाने पड़ते हैं। जो लक्ष्मी धन देती हैं उनकी रक्षा के लिए कानून क्यों बनाने पड़े हैं। कानून की बात में हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको कानून की पेचीदगियों से ज़्यादा कानून से कैसे आप लाभ उठा सकते हैं उसके बारे में आपको बातचीत करा करके समझाने की कोशिश करें, ताकि यह जो कुछ हम आपको बता रहे हैं वो आपका हक है और हक को हासिल करने के जो तरीके हैं वह भी हम बताते हैं कि कैसे पैसा इसके आड़े नहीं आ सकता है, कैसे आपका बहुत बड़ा होना या बहुत छोटा होना इसमें आड़े नहीं आ सकता है, कैसे आपको निःशुल्क सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। लेकिन हमारी जानकारी का उद्देश्य देने का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि आप सिर्फ जानकारी लें, बल्कि आप खुद अपने घर में महिला हिंसा बंद करें, महिलाओं के प्रति सम्मान रखें, सम्मान की नज़र से उनको देखें, सम्मान की नज़र से उनसे व्यवहार करें और यह माने कि जिस दुर्गा को पूजने जाते हैं आपके घर में भी कोई दुर्गा हो सकती है। हमारे साथ आज बात करने के लिए कानून की बात में अपर महाधिवक्ता दर्शना पोद्दार मिश्रा जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो आज का संदर्भ हम लोगों का ये है कि महिलाओं के लिए क्या कानून है उनके सुरक्षा के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि पोक्सो वगैरह सब हम लोग समेट सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करें कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो समानता का अधिकार है उससे अगर आप शुरू करें तो हमको लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान है हमारे भारत का जी, उसमें तो समान हमारे राइट्स हैं, एक पुरुष को और एक महिला को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, अलग अलग नहीं कहा गया है। पूरे हर उसके हर आर्टिकल में देखिएगा कि समानता की बात कही गई है। वो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए से रिलेटेड हो सकता है, और राइट टू लाइफ हो, हमारे जीने का अधिकार हो, और सारे चीज़ में हमारा संविधान एक पुरुष और एक महिला को बराबर मानता है। यह जो बराबरी का अधिकार है, हम जो बताना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, वो सिर्फ बराबरी के व्यवहार करने, जैसे कि झारखंड जिसके बारे में हम फोकस्ड हैं वो बात करें तो यहाँ महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार नहीं है। खास करके ट्राइब्स जनजाति की जो महिलाएं हैं वो उनसे ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा बुलंदी से काम करती हैं। लेकिन जो NFHS के आंकड़े हैं या दूसरे आंकड़े हैं, वो आंकड़े इसकी तस्दीक नहीं करते कि उनको उस ढंग से समानता मिलती है। जैसे डाइन, सबसे ज्यादा डाइन की बात यहीं पर है। जो महिला माँ है वही महिला डाइन कैसे हो सकती है, ये समस्या परे है जी। महिलाएं सबसे ज्यादा कुपोषित यही हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा एनेमिक यही हैं। इन मजदूरी में भी भेदभाव है। मनरेगा को अगर हम छोड़ दें कुछ हद तक, पूरी हद तक नहीं, तो उस तरह के मामले अगर आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। इसलिए कि जिनकी बात हम कर रहे हैं उनके पास हैसियत वाली भी बात है कि उनके पास पैसा नहीं होगा, उनके पास पहुंच नहीं होगी, तो वो कैसे मदद ले सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि उन औरतों को, उन महिलाओं को इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात का उनको मालूम होना चाहिए, जागरूक होने चाहिए कि ये हमारा अधिकार है और वो कानूनी सहायता ले सकती हैं। अब तो गांव-गांव में हम लोगों का जो झालसा की तरफ से जो पहल है, अब हम लोग का PLVs हैं, जो वहाँ पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, वो लोग मदद के लिए आ सकते हैं। लेकिन पहले तो उस महिला को ये चिन्हित करना होगा कि ये मेरा अधिकार है और हमको इसके लिए आगे बढ़ना है। मजदूरी उनको समान मिलना चाहिए। मजदूरी तो समान मिलना चाहिए, वो हमारा नियम भी है कि पुरुष और महिला अगर समान कार्य कर रहे हैं तो एक महिला को एक पुरुष जितना वेतन ही या मजदूरी मिलनी चाहिए। फैक्ट्रीज में अगर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, फैक्ट्रीज में एक तो फैक्ट्रीज एक्ट में ही साफ साफ लिखा हुआ है
प्रावधान है कि महिला को एक कुछ चिन्हित निश्चित टाइम के लिए ही बुलाया जा सकता है। सुबह भी 6 बजे के पहले, शाम को भी कुछ समय 7 बजे के बाद शायद नहीं रखा जा सकता है काम पर। एक सीमित समय सीमा के अंदर ही उनसे काम कराया जा सकता है। उनके लिए अलग शौचालय और उस तरह की सुविधा होनी चाहिए, ताकि वो कुछ रेस्ट रूम वगैरह होना चाहिए, कुछ शेड वगैरह, ताकि वो वहाँ आराम कर सकें थोड़ी देर, या बच्चों को दूध पिलाना। हाँ, कुछ अगर वो उस तरह की महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं या जिन्होंने बच्चों को, क्रैश की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब हम लोगों ने कानून में तो व्यवस्था है, और सरकारी हो गैर सरकारी हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो, जो वो काम कर रही हैं, मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, वो तो है ही। अभी तो कानून बढ़ भी गया, पहले तो 3 महीने था, अब 6 महीने हो गया है, तो उसमें भी है। अब पैटर्निटी लीव की भी बात आती है, उसमें भी शायद कुछ 15 या 1 महीने का लीव मिलता है पिता को भी। तो ये जो फैक्ट्रीज है, ऑफिसेज है जी, वहाँ उनकी ड्यूटी है क्या कि वो अपने महिला कर्मचारियों को इस बात से अवगत कराएं, नोटिस बोर्ड पर डालें या इस तरह की चीजें करें? बिल्कुल करनी चाहिए। वो जो आपको ध्यान होगा, वो जो एक विशाखा गाइडलाइंस था जिसमें औरतों को अपने वर्क प्लेस में सेक्सुअली हैरेस नहीं किया जा सकता है, उसके लिए समिति बनाई जानी चाहिए हर संस्था में, गैर सरकारी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो। अगर 10 से ज्यादा कर्मचारी कहीं पर काम कर रहे हैं तो उनको एक इंटरनल कमिटी बनाना, एक समिति बनाना अनिवार्य है, जहां वो अपना कंप्लेंट्स दर्ज कर सकती हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि बात बहुत आगे तक बढ़ जाए, कुछ ऑब्सीन, कुछ गलत मैसेज अगर आ जाए या किसी का व्यवहार उनको ठीक न लगे तो वहां कंप्लेन कर सकती हैं। उसके बाद दोनों पक्ष को सुनकर फिर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उसके बाद उस पे एक्ट भी बना जो विशाखा गाइडलाइंस था। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है या इस तरह के बेनिफिट्स उनको मिलने, समान मजदूरी मिलनी चाहिए, उनके लिए अलग कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये नोटिस बोर्ड पर डालना अनिवार्य है, उनके लिए अलग से पोस्टर या होर्डिंग लगाना अनिवार्य है, या फैक्ट्री मालिक और ऑफिस के जो हेड हैं उनको यह जरूरी है कि वो बता दें कि आपको ये सारी सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए और मिलती हैं। नहीं मिलती हैं, उनको कहीं जानकारी मिलती है तो कहाँ से क्लेम करें, किसके पास जाए क्लेम करने के लिए? देखिए, कुछ तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स होते हैं जो गाइड कर सकते हैं। ऐसे तो संस्था के मालिक को चाहिए कि वो पोस्टर लगाएं, और जैसा आपने कहा कि नोटिस बोर्ड पर लगाएं, लोगों को जागरूक करें, महिलाओं को जागरूक करें कि ये हमारा राइट्स है। लेकिन खुद भी महिला को अगर ये बात का पता रहेगा तो वो अपना आगे कदम बढ़ा सकती है। प्लस कुछ यूनियंस होते हैं महिलाओं के लिए भी, वो लोग काम कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, जो हमारे ट्रेड यूनियंस होते हैं, और बाकी कुछ इस तरह का कुछ एकजुट मिलकर साथ में भी कंप्लेन कर सकते हैं, या साथ में भी किसी एक व्यक्ति का विशेष की बात को आगे रख सकते हैं। एक आम धारणा है कि कोर्ट सिर्फ कंप्लेंट्स के लिए है, झगड़े के लिए, लड़ाई के लिए है। कोर्ट्स में हक के लिए, जिस तरह जमीन के हक के लिए, संपत्ति के हक के लिए लोग जाते हैं, उस तरह जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा और रक्षा के लिए भी कोर्ट जाया जा सकता है क्या? कहाँ जाया जा सकता है, किसके पास जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है। कोर्ट तो, हमारे जो कोर्ट्स हैं वो हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके वही तो नींव है, संविधान ही नींव है, उसी फाउंडेशन पे हमारे कोर्ट्स हैं। और संविधान में अगर किसी भी आर्टिकल का या किसी भी उसका उल्लंघन हुआ है, कोई भी प्रावधान का, तो उसके अगेंस्ट, अपने फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोर्ट जाया जा सकता है। और हर औरत को, महिला को तो कानूनी सलाह मुफ्त में मिलती है हमारे यहाँ। आर्टिकल 12 ऑफ लीगल अथॉरिटीज एक्ट में उनको चिन्हित किया गया है कि उनको फ्री लीगल एडवाइस मिलेगा, एंड उनको आगे कुछ भी अगर उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन हुआ है तो उनको उनका पक्ष रखने के लिए वकील उपलब्ध कराया जाएगा, या उनको कोई तरह का प्रॉब्लम है या कुछ सोल्यूशन चाहती हैं तो वो बात कर सकती हैं और जान सकती हैं। इसको थोड़ा सा हम कनेक्ट करते हैं। राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में, तो उसमें कहते हैं कि विथ डिग्निटी। यस। तो विथ डिग्निटी जो है, उस डिग्निटी की परिभाषा बहुत विस्तृत है जी, कि एक आदमी को गरिमा के साथ जीने के लिए समान अवसर भी मिलना चाहिए। एक आदमी को गरिमा के साथ जीने के लिए साफ हवा, साफ पानी, भरपेट भोजन, इलाज की सुविधा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, जो हमको लीगल राइट्स के अलावा जो फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स से हम आते हैं, वो अगर नहीं मिल रहा है
जैसे कि झारखंड के गांव में पानी की बहुत असुविधा है जी। बड़े पैमाने पर शौचालय तो बने, लेकिन पता नहीं कि कैसे, ये समझ में नहीं है कि पानी कहाँ से आएगा। पानी लाने के लिए दिसंबर जनवरी से लोगों को दूर दूर से जाना पड़ जाएगा, और जब तक बरसात नहीं होती है तब तक 6 महीने तक बहुत दूर से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। इसलिए कि एक तो फॉरेस्ट का इलाका है अपना, पठारी इलाका है, नीचे भी चट्टान है, ऊपर भी चट्टान है, तो पानी जब माइनिंग होती है तो पानी सूख जाता है, तो वो पानी चाहिए। इस तरह कंप्लेंट्स हो सकते हैं। गंदा पानी पीने की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं, उसके कंप्लेंट हो सकते हैं। अभी तो कोरोना हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किए हुए। दूसरे की जो सर्टेन चीजें हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूं, वो है डाइन का मामला। कि अगर डाइन के मामले में कहीं से यह भनक लगती है कि हमको डाइन के रूप में चिन्हित करने की कोशिश कर रहा है कोई, तो फर्स्टली एक तो गांव में है कि हम शिकायत करने जाएंगे और डाइन वो कह रहे थे गांव के लोगों को मार डालेंगे, तो वो कैसे कहाँ किनके पास जाए जहां कि उनको सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। एक तो थाना है कि पुलिस स्टेशन जाकर के हम अपना कंप्लेंट इंडोर्स कराएं। इन महिलाएं क्या पुरुष भी थाना जाने से डरते हैं, वो भी तब जबकि थाने कंपेरेटिवली पहले की तुलना में देखें तो ज्यादा पीपुल प्रो होने की दिखावा कर रही है, कोशिश कर रही है, दोनों कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए कि हमको वो मिले। एक तो पीएलबी का आपने बताया कि लगभग सब जगह आपके पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, पंचायतों में जो ये है वहाँ फोन नंबर उनके हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? देखिए, अगर किसी महिला को अगर ये भनक भी लग जाए कि उसको चिन्हित किया जा रहा है कि वो डायन समझा जा रहा है उसको, या उसको लोगों के व्यवहार से ये समझ में आ रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को। क्योंकि अगर कोई घटना घट ही जाएगी तो उसके बाद अगर उस पर कुछ काम हो तो कोई फायदा नहीं है। तो वो जा सकती है महिला थाना। जैसे थाना जाने में तो घबराहट हो सकता है, लेकिन महिला थाना आजकल लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह अवेलेबल है। वहां जाके अपना शिकायत दर्ज कर सकती है। शिकायत तो नहीं, लेकिन एक उनको एक आवेदन दे सकती हैं और उनको एक बता सकती हैं कि भाई हमको प्रोटेक्ट कीजिए, हमको इस तरह का एहसास हो रहा है कि मुझे डायन समझा जा रहा है और मेरे ऊपर कभी भी कुछ भी किसी भी तरह का हिंसा के हम भागीदार हो सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम हो, वो एक सोल्यूशन है कि वहां जा सकती है। एक आप यहाँ जो पंचायत में भी जा सकती हैं, वहाँ हर गांव में हर जगह पंचायत होता है, वहाँ वो मिल सकती हैं, जो पंचायत के सचिव हैं या किसी से भी मिल सकती हैं, उनको भी बता सकती हैं। या अपने ही उनको अगर लगता है कि उनके नजदीकी में कोई उनका अपना आदमी है तो कम से कम उनको उन तक बात पहुंचाए ताकि वो आगे। झारखंड के संदर्भ में अगर देखें तो अपने ही लोग ज्यादा दुश्मन हो जाते हैं। वो हम भूल ही जा रहे थे कि ज्यादातर तो परिवार के लोग ही उनको डायन का रूप देते हैं और डायन कहते हैं, और परिवार से ही, और स्पेशली अगर कोई बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया तो उसमें ज्यादा ये स्थिति आती है कि उसको ये सब सहना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने काफी काम किया है इसमें। जो आंकड़े जो कहते हैं वो जो मेरी समझ में इतने हैं कि कुछ तो जागरूकता बढ़ी है महिलाओं में भी, बाकी लोगों में भी, और कोशिश यही है कि इस तरह की घटना कम से कम घटे ताकि आगे फिर कुछ तो अवेयरनेस आया है लोगों में, जागरूकता। एक तो मजदूरी के बारे में जो आपने बताया, जो मैंने हम कहा कि असमान मजदूरी मिल रहा है या बहुत दिनों से मजदूरी नहीं मिल रही है, तो या मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं और हमको छुट्टी चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, तो वो निकाल दिया। तो उस तरह के मामलों में जो आपने कहा कि लेबर सुपरवाइजर या लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, इन्फोर्समेंट अफसर होते हैं, तो वो ब्लॉक्स में भी उपलब्ध होते हैं या सिर्फ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में होते हैं? ब्लॉक्स में भी उपलब्ध होते हैं और उनके पास दर्ज कराएं अपनी शिकायत। अगर वहाँ वो नहीं सुने, रिप्रेजेंटेशन दें, आवेदन दें, वो नहीं सुने, या आप उनको, क्योंकि उनको देखिए पूरा वेतन मिलना चाहिए उस समय, जिस समय वो मैटरनिटी लीव पर है, तो उस समय उसको पूरा वेतन मिलना चाहिए। और अगर उसको वो नहीं मिल रहा है या उसको निकाल दिया गया कि वो चूंकि वो गर्भावस्था से है इसीलिए उसको निकाल दिया गया, तो इस तरह के हालात में वो अगर सर्विस में है, सरकार के सर्विस में है, तो वो हाईकोर्ट भी आ सकती हैं क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। और अगर नीचे लेवल पे ही सुलझ जाए मामला तो अच्छी बात है।
उसमें दिक्कत ये है कि हाई कोर्ट पहुंचने की उनकी स्थिति शायद नहीं होती है। वो तो निचले लेवल पर, वो निचले लेवल पर लीगल एड चाहिए उनको, तो वो कैसे मिल सकता है? फ्री में उनको लीगल एड मिलता है। हमारा जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है उसके तहत, उसमें फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिल सकती है। DLSA से हेल्प ले सकती हैं वो लोग, फिर उनको आगे गाइड कर देंगे कि उनको क्या करना चाहिए, आगे किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। एक तो पोस्टल सर्विसेज आप लोगों ने शुरू की है अभी अमृत महोत्सव के दौरान, जिसमें कि डाकिया के पास ये है, उसको ऐप डाल दिया गया है कि वहां से भी कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि डाकिया की पहुंच सुदूर गांव में है, उसका भी वो फायदा उठा सकती है। क्या डाकिया से मिलकर के भाई हमको एक कंप्लेन करना है जी, यहाँ डालसा में या झालसा में, तो ये आप हम मदद कर दीजिए। ये एक बहुत अच्छा हमारा इनिशिएटिव रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि उन एग्जैक्टली मतलब आदमी तक पहुंचा जा सकता है, एक आदमी तक पहुंचा जा सकता है। और डाकिया जैसे आपने कहा, वो हर घर के हर इंसान को शायद जानता है, जो अब धीरे धीरे ईमेल वगैरह के कारण और जो टेक्नोलॉजी हमारा आगे बढ़ गया है उसमें ये धीरे धीरे विलोपित होते जा रहा है शहरों में, लेकिन गांव में अभी भी डाकिये की बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और छोटे मोटे जो ऑफिसेज हैं वहां पर जो शौचालयों की व्यवस्था है, वो बात करने में लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन महिलाओं के लिए कितना दर्दनाक है वो कब अंदाज नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसलिए कि महिलाएं दिन भर लगभग पेट दबा करके बैठी रहती हैं, कहाँ जगह मिले कहाँ मिले कैसे बिल्कुल जाएं। बिल्कुल। तो वो व्यवस्था अगर नहीं है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जहाँ के 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे रहने पड़ते हैं, रिसर्च के लिए रहना पड़ता है, उस संदर्भ में अगर हेड्स नहीं सुन रहे हैं, कंप्लेंट कोई इंटरटेन नहीं कर रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या DLSA से मदद मिल सकती है क्या इस तरह के मामलों में? बिल्कुल मिल सकती है। और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक में सुविधा नहीं है। अभी हमारे जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मिस्टर रमन्ना सर, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने भी उनको भी बहुत शॉकिंग लगा ये बात कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है और प्रॉपर सुविधा नहीं है। तो ये तो बहुत ही मामला, मतलब ये, क्योंकि अब देखिए महिलाएं, अब बहुत महिलाएं हैं जो अब घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, और ये तो एक बेसिक हम तो दूसरी बात कर रहे हैं, हम कह रहे कम ही महिला निकले, लेकिन उसकी जो नेचुरल कॉल है, उस नेचुरल कॉल के लिए तो आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब्जी बेचने के लिए निकल रही है, घर से निकल गई तो उसको कोई जगह चाहिए। वो तो सुलभ शौचालय वगैरह का की सुविधा होनी चाहिए। और अगर कोई संस्था में जा रही है तो वो संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको ये बेसिक नेसेसिटी तो दिया जाए, उपलब्ध कराया जाए। तो एकदम DLSA का मदद की मदद। कॉलेज में 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, वहां पर टीचर के लिए कोई जगह नहीं बना हुआ है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी संख्या में है, अब एक कॉलेज में 5-5 हजार स्टूडेंट्स हैं, कहाँ जाएंगे वो? सही बात। आपने बाहर मना कर रखा है, बाहर कर वो डिस्चार्ज करने पर आप कंप्लेन करेंगे और उसको फाइन करा देंगे, इस तरह के मामले। लेकिन उनकी जरूरत है, लड़के तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा? नहीं, ये तो बहुत ही अहम मुद्दा है और इस पे सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। ये तो नेचुरल राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल छोड़ दीजिए। हाँ, ये तो लाइफ के साथ डिग्निटी जिसकी बात कर रहे हैं, डिग्निटी के साथ वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो होना चाहिए। हॉस्पिटल्स में अलग व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खराब व्यवस्था नहीं, अच्छी व्यवस्था कर दिए इसके नाम पर नहीं। कुछ क्लीनर्स को भी रखने चाहिए जो समय समय पे जाके उसको यूज करने लायक बनाए। बना भी देने से और उसको अगर मेंटेन नहीं किया जाए तो भी तो कोई फायदा नहीं है ना, उसको कम से कम यूज करने लायक बनाना चाहिए। एक जो पॉवर्टी है यहाँ पर, उस पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों चीजें हैं, पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसकी वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं पलायन करती हैं घरेलू नौकरानी के रूप में। सही बात। ले जाते हैं घरेलू नौकरानी के रूप में और जाकर के वहाँ कई तरह के एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ होते हैं। उस तरह के लोग जाते हैं तो दोनों चीजें होती हैं। एक तो झारखंड की तुलना में वहाँ बेहतर भविष्य दिखता है, बेहतर पैसे की उम्मीद बनती है, इसलिए जाते हैं। और दूसरे इसलिए जाते हैं कि वहां से कमा के लाएंगे तो घर को सपोर्ट होगा, गार्जियंस भी उस सपोर्ट में भेज देते हैं। तो वैसी महिला अगर जाकर के वहां पर फंस गई तो कोई हेल्पलाइन है क्या जालसा, या वहाँ जो मान लीजिए दिल्ली है, बंगलोर है, वहाँ DLSA जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं क्या? हाँ, वो DLSA तो मदद करेंगी। वो तो कोई ये नहीं है कि झारखंड का DLSA है या झारखंड स्टेट के अंदर जो DLSA है वो सिर्फ झालसा को ही रिपोर्ट करेंगे। ये तो ऑल ओवर इंडिया हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, सेंट्रल एक्ट है, तो वो बिल्कुल मदद करेंगे और पुलिस भी मदद करेगी। और बाकी वो लोग यहाँ अगर अपना
फोन करके, फोन के द्वारा अगर यहाँ इन्फॉर्म कर दें, मैसेज कर दें, तो उन तक मदद जरूर तो ये लोग यहाँ डीएलएसए या पुलिस या सरकार से मिलकर मदद कर आ सकते हैं कि क्या उनके साथ होना चाहिए। अब तो अब बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनको भी अप्रोच किया जा सकता है। अगर कोई महिला आयोग वगैरह है तो वहाँ भी जाके मिला जा सकता है। दरअसल एक जो दिक्कत है ना कि ये जो दलाल ले करके जाते हैं वो उनको माने कम्युनिकेशन से काट देते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं। सही बात है। तो उस समय कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे निकले वैसे कम्युनिकेट करने का सबसे आसान रास्ता, मान लीजिए किसी ढंग से चोरी छुपे घर से निकल करके भाग गए कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, और जाकर के एक जगह सूचना दी। वो कहाँ सूचना हम दे सकते हैं, कहाँ आसानी होगी जहाँ से कि हमको तुरंत हेल्प मिल सके। एक तो आपने बताया कि महिला आयोग है, अगर है वहाँ पर महिला थाना है, वहाँ पर या किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो डीएलएसए को फोन कर सकते हैं। अपने लोगों को फोन करके यह बता सकते हैं, कहीं से पीएनटी वगैरह का भी फोन हो या जो इस तरह का सेंटर्स होता है, बूथ होता है, उस बूथ से फोन करके अगर बता दें तो वहां के लोग यहाँ के मदद से, सरकार से मदद लेकर के निकलवा सकते हैं। झारखंड में तो कई इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं जो सरकार ने सीधे ये वो किया और वहां से लोगों को निकाला है। अब थोड़ा इस एज ग्रुप का एक जो नई पीढ़ी आई है, कॉलेज +2 की लड़कियों की जो निकल करके आ रही है, उन लोगों के लिए बहुत सारे डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट को मदद करनी है। आपने देखा होगा यह खबर कि अब महिलाओं की शादी की उम्र भी बढ़ाई जा रही है, 18 से 21 की जा रही है। इस पीरियड में एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। वोटिंग राइट आपने 18 में दे दी और कह रहे हैं कि शादी करेंगे 21 में। तो पढ़ लिख करके हम करेंगे क्या? हमारे एम्प्लॉयमेंट राइट चाहिए। और जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उस पढ़ाई में जो वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, वोकेशनल क्लासेस चल रहे हैं, या बहुत तरह के इस तरह के वोकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप के ये चल रहे संस्थान चल रहे हैं, वहां से निकलने के बाद विथ डिग्निटी अगर लाइफ चाहिए तो हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ हमको नहीं मिलेगा तो जो माँ बाप ने खर्च किया वो किसी दलाल को कहेगा ठीक है उसके माध्यम से तुम दिल्ली चले जाओ, पटना चले जाओ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अगर जाना ही है तो रजिस्ट्रेशन की क्या सुविधा है? जो लेबर रजिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, कैसे होता है, कुछ बता सकेंगे क्या? जैसे कोई यहाँ से जाना चाहता है और लेबर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, या हम लेबर हैं, ताकि आने वाले, जैसे कोरोना के पीरियड में सरकार ने कहा था कि हम सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे मनरेगा से, और दूसरी तरह की योजनाओं से क्या हुआ नहीं हुआ उस पर अभी बहस नहीं करें। अभी तो है कि कैसे हम मदद ले सकते हैं। नहीं, देखिए वो जो एज बढ़ा है उसमें आप ठीक ही बात आपका कहना है कि भाई एम्प्लॉयमेंट ही हो सकता है, पढ़ाई तो तब तक मोर और लेस हो ही जाती है सब लड़कियों की, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। उसके लिए सरकार को भी इनफ काफ़ी सुविधाएं, हर तरह का मतलब डिग्निटी के संग कोई काम कर सके उसकी उस परिवेश चाहिए, माहौल चाहिए, सरकार माहौल चाहिए, और वो कुछ स्कीम्स सरकार को लानी चाहिए ताकि स्कीम कोई एक प्लान, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए कि इस तरह से हम काम करेंगे, इस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। जैसे आजकल झारखंड में बहुत ये फूल वगैरह, फल वगैरह, मतलब बहुत एग्रीकल्चर की तरफ हमारा रुझान हो रहा है, तो उसमें हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है और एवेन्यूज खोजने चाहिए जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। लेकिन एक बात हम इस माध्यम से बोलना चाहेंगे कि ये जो एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप है, इसमें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। जो बच्चे हैं हमारे, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, तो इनको थोड़ा अवेयरनेस एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी हम लोग को देना चाहिए, बिकॉज साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहा है। जो इंटरनेट तो एक दुनिया है, एक अपनी अलग दुनिया है, उसका ना कोई ज्योग्राफी है, ना कोई आइडेंटिफिकेशन है। कोई भी आदमी आपको स्टॉक कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, किसी तरह से आपसे कोई गलत काम करवा सकता है। वो आपके बगल का नेबर भी हो सकता है, वो दूर बैठा कोई दूसरे देश का इंसान भी हो सकता है। तो इसमें हर लड़का लड़की कोई भी, सबको जागरूक होना चाहिए कि अगर कोई साइबर क्राइम उनको लग रहा है कि इस तरह का कुछ हो रहा है, तो बहुत सेंसिटिव एज होता है ये जो आपने ये बात कही, तो इस पे हम विस्तार कर बोलना चाहेंगे कि बहुत सेंसिटिव एज है। इसमें अगर कुछ उनसे कुछ गलत अगर हो जाता है, तो अगर वो पेरेंट्स को नहीं बताते हैं तो कई बार सुसाइड वगैरह करने लग चले जाते हैं या कुछ उस तरह का गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसके लिए जागरूकता भी जरूरी है, और अगर कुछ उनको ऐसा लगे तो तुरंत कंप्लेन करना चाहिए। हमारे यहाँ साइबर सेल्स हैं जो पुलिस में, सब आजकल पुलिस स्टेशंस पर। तो ये एक नया मुद्दा है जो कि अब हम लोग फेस कर रहे हैं,
जिसके लिए शायद हमारे इनफ लॉज भी नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके हमारे बच्चों को, इस एज ग्रुप के बच्चों को स्पेशली, जो दिन भर इंटरनेट के बिना उनका जीवन ही नहीं चलता है, और उसके हर चीज का एक उपयोग है तो एक दुरुपयोग भी है, तो उसका इंटरनेट को तो कोरोना ने कंपल्सन भी कर दिया जी, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, तो इसलिए ज्यादा हर घर में आजकल इंटरनेट हो गया है, हर बच्चे के पास अपना एक या तो मोबाइल है, पेरेंट्स भी कितना देखेंगे, हर समय उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो एक हर बच्चे को मॉनिटर कर सके कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन ये एक हमारा, हम लोगों को एज अ सोसाइटी हम लोगों को ये इस पे कुछ काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो साइबर वाले में झंझट ये है कि बहुत सारे गेम्स आए हैं जो सुसाइड करने के लिए कंपेल करते हैं, आपको वहां ले जाके सुसाइड करा देते हैं, तो एक तो गेम भी है, उससे भी बचना चाहिए। और इस तरह के गेम्स अगर हॉस्टल में संगठित तरीके से चल रहे हैं, उसके बारे में उन लोगों को कंप्लेन करना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी छुपा करके भी वो पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं या वो सूचना दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप कोई मैसेज देना चाहें इस तरह के गर्ल्स के लिए जो कि कॉलेज में है, प्लस 2 करके अपना निकली हैं, एज तो बढ़ ही रहा है, तो उसमें कोई मैसेज अगर आप देना चाहें दे सकते हैं। मैसेज यही है कि जो सोशल मीडिया है उनमें जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे आप दोस्ती ना करें, और कोई भी अपना पर्सनल छांटेंगे कैसे कि स्ट्रेंजर है वो, ये भी तो सवाल है ना, आप जानते ही नहीं है किसी को, आप क्यों एक्सेप्ट करेंगे, उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, कितने भी हम लोग कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, और बहुत जागरूक रहना चाहिए। और कोई भी घटना अगर घट गई तो उसके लिए कोई बहुत गलत कदम उठा के सुसाइड वगैरह करने का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं जिनसे आप फ्री हो उनको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और तुरंत हमारे साइबर सेल वगैरह में कंप्लेन करना चाहिए। वो लोग आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किसने कर रहा है, उसके संग बदमाशी या छेड़खानी या स्टॉक कर रहा है उसको, या उसको कंपेल कर रहा है कि कोई वो गलत काम करे, तो ये सब चीज है। महिलाओं के लिए अतिरिक्त अधिकार और कानून क्यों बनाने पड़े, यह अपने आप में ताज्जुब नहीं, हमें रीथिंकिंग के लिए, नए सिरे से सोचने के लिए विवश कर रहा है कि जिनके बगैर हम हो नहीं सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अलग से कानून हमको बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन यह कानून अगर आपके लिए बना है तो इस कानून से आप कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे अपना हक हासिल कर सकते हैं, और कैसे फंस गए हैं मझधार में तो वहां से निकल सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत खर्चे की, बहुत ऊंची पहुंच की भी जरूरत नहीं है। आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि हर कोर्ट में ऑफिस न्याय सदन बना हुआ है, चाहे देश के किसी हिस्से में चले जाइए, तो वहां जाकर के आप अपनी बात बताएंगे, जैसा कि मैडम दसना बुद्धार्थ मिश्रा जी ने बताया, तो वहां से आपको मदद मिल सकती है। लेकिन हक आपको तभी मिलेगा जब आप हक के लिए आगे बढ़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।